दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो सिर्फ एक शिक्षाविद ही नहीं, एक बहुत बड़े समाज सेवी इंसान भी हैं और समाज से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि आज पूरे क्षेत्र में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये है श्री रमेश अहलावत जी। रमेश अहलावत जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि रमेश अहलावत जी सिर्फ भारत विकास परिषद से ही नहीं जुड़े हुए हैं, इन्होंने किसी स्कूल की स्थापना भी की थी और उसके बाद ये सरकारी शिक्षक भी हैं और सेवा की भावना इनमें इतनी है कि समाज को नई दिशा दिखाते हुए भी ये RWA से और जैसे बहुत सी संस्थाएं उनसे जुड़े हुए हैं ताकि समाज के लिए कुछ कर सके। तो हमारी विशेष प्रार्थना पर रमेश अहलावत जी ने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। अहलावत साहब, हमारे भारत लिंक चैनल पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और भारत लिंक चैनल से जुड़े हुए समस्त दर्शकों को जी, आपके समस्त चैनल से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता को, हर दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका। अच्छा रमेश जी, हम थोड़ा सा अपने दर्शकों की तरफ से आपके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, एजुकेशन के बाद आपने क्या किया, मतलब थोड़ा सा आप अपने सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। सर मेरा जन्म 20 अक्टूबर 1971 को जी झज्जर जिले के गोछी गांव में हुआ। जी 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 हालांकि ये गांव उसमें रोहतक डिस्ट्रिक्ट का होता था। जी जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा फर्स्ट और सेकंड क्लास गांव गोछी में हुई। उसके बाद 8वीं तक की शिक्षा मेरी गांव चुलियाना में हुई और फिर मेरी जो शिक्षा है वो जाट स्कूल रोहतक से हुई। जी जी जी। बहुत बढ़िया सर। तो सर हमें पता चला था कि आपने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लोहारू में एक स्कूल की स्थापना भी की थी और एक वो बहुत बड़ा स्कूल जहाँ आपने शुरुआत की थी बिल्कुल जीरो से, लेकिन आपने जब उसको छोड़ा तो एक बहुत बड़ा स्कूल हो चुका था वो। लेकिन आजकल तो सर स्कूल चलते भी नहीं है और फिर भी आपने हजारों बच्चों की संख्या जिस स्कूल में थी उस स्कूल को छोड़ दिया, उसकी क्या वजह थी सर? सर मैंने स्कूल 94 में स्टार्ट किया था। उस समय वहाँ शिक्षा का बड़ा अभाव था। ठीक है। और वास्तव में वहाँ शिक्षा की ज़रूरत भी थी जी। लेकिन 2005 में मैं 1998 में सरकारी स्कूल गवर्नमेंट जॉब में आ गया था जी। उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया कि भाई क्यों नहीं हम प्राइवेट सरकारी विद्यालय में भी रह करके जो शिक्षा हम प्राइवेट विद्यालय में दे रहे हैं वो वहाँ भी तो बच्चों को जरूरत है। जी जी जी। तो मैंने यही निर्णय लेते हुए सरकारी स्कूल में आने का निर्णय लिया और मैं आज सरकारी स्कूल में जो है कार्यरत हूँ 1998 से आज तक। सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप सरकारी स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा रमेश जी कि शिक्षा देना भी तो एक समाज सेवा है ना। आप देश के भविष्य को संवार रहे हैं, आप ये भी तो एक बहुत बड़ी समाज सेवा है, लेकिन इसके साथ फिर और संस्थाओं से, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े, उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत कहाँ महसूस होगी आपको? सर शिक्षा के साथ साथ अन्य सेवाएं भी तो बहुत है समाज के अंदर। जी। लोगों को जोड़ना, लोगों को इस अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना। जी। तो बुजुर्गों से जो संस्कार मिले उससे यही सीखा कि सेवा तो कहीं किसी क्षेत्र में हो जाए। तो शिक्षा के साथ साथ मैंने यही निर्णय लिया कि क्यों न सेवा जो है ना दूसरे रूप में भी की जाए। जी जी। तो इसलिए मैं समाज में यही है कि बड़ों से बुजुर्गों से प्रेरित होकर के जी कि जितनी हो सके अच्छी से अच्छी सेवा आप की जा सके। किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं सर? जी मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था है भारत विकास परिषद जी, उसमें 2010 से जुड़ा हुआ हूँ जी जिसमें आज मेरे पास महासचिव का दायित्व है। जी मैं RWA सेक्टर 34 में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जी। इसके साथ साथ मैं गोछवाल प्रवासी सोसाइटी एक हमने बनाई हुई है जी। उसके अंदर भी महासचिव का पद मेरे पास है। एक ऑल सेक्टर्स एसोसिएशन, सभी सेक्टर्स ने इकट्ठा होकर के संस्था बनाई हुई है, उसमें मेरे पास जो है वो कोषाध्यक्ष का पद है। जी सर, एक बात मैं जानना चाहूँगा, देखिए भारत विकास परिषद काफ़ी बड़ी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। RWA भी सर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है जो सेक्टर वासियों के लिए काम करते हैं। सभी सेक्टरों की ऑल सेक्टर एसोसिएशन, ये सारे ठीक है सर संस्थाएं हैं, इनके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन ये गोछवाल संस्था जो प्रवासी सोसाइटी है ये क्या है सर, और इसकी स्थापना किसने की थी, क्या इसकी कार्यविधि है? सर गोछवाल प्रवासी सोसाइटी जो हमने नाम रखा ये हमारा गांव गोछी है। जी जी जी। तो गोछी वालों को गोछवाल बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो जो लोग गोछी गांव छोड़ करके बाहर रच बस गए हैं उनको एकजुट करने का हमने एक प्रयास किया जिसके आज बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। जी।
तो इसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का उनकी प्रेरणा वो हमारे साथ रही और युवा साथियों की एक टीम बन करके हमने इसमें कार्य किया। और हम आप लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार प्रेम से आज हम उसमें बड़ा मतलब अच्छा पा रहे हैं, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आपको हाँ, मैंने सुना है सर कि उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो गोची गांव के लोग गए हुए हैं वो भी शिरकत करते हैं और बड़े फख्र के साथ ये आके कहते हैं कि हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं लेकिन फिर भी आज अपने गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो इतने लोगों को आपने जोड़ा, इतनी दूर दुनिया के हर कोने से लोग आपके कहने से आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, हाँ, मैं नहीं, हम सभी का ये प्रयास है। जी। और सभी ने मेहनत की और उन सभी के प्रयास से ही ये संभव हो पाया। हाँ। इस बार हमारा जो है ये 6ठा परिवार मिलन समारोह था, जिसके अंदर आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि कैप्टन हर्ष अहलावत जी, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर वाइस चेयरमैन के पद पर सुशोभित हैं, जी, वो स्वयं जो है सिंगापुर से चल करके इस कार्यक्रम के लिए स्पेशल आए और इसमें शरीक हुए। जी। भाई बालकिशन सिंह जी, जो कभी आप भी अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करोगे सुन के जी, एनडीए टॉपर रहे हैं वो। जी, बहुत बढ़िया। और वो 92 के अंदर रिजाइन दे करके वो इंग्लैंड में जाकर के रच बस गए। ठीक है। वो इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए इंग्लैंड से स्पेशल आए। इसके साथ साथ 1963 के अंदर हमारे गांव से एक परिवार जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है भोपाल में, वहां रच बस गया। हमने उसको भी तलाश किया, उसको इनवाइट किया और वो इस कार्यक्रम में शरीक हुए। आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि किसान 3.5 करोड़ रुपए की सब्जी बेच करके इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ आए थे। जी। आज वो 132 एकड़ के मालिक हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर। सर ये तो आपने अपने गोची गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए, एक परिवार बनाने के लिए किया, लेकिन सर आप आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं और सेक्टर आरडब्ल्यू एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, भारत विकास परिषद से भी जुड़े, तो क्या आपका कोई राजनीतिक एजेंडा है? क्या राजनीति में जाना चाह रहे हैं क्या आप? सर सेवा तो कहीं भी की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि राजनीतिक ही एक मंच हो, और वो मैं यहाँ कर रहा हूँ और मैं संतुष्ट भी हूँ। राजनीति में जाकर के हो सकता है मैं इतनी सेवा ना कर पाऊँ, तो मैं नहीं चाहता मैं राजनीति में जाऊँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं, मेरा उद्देश्य एक सेवा भाव है बस, तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ। सेवा भाव है तो सर सेवा भाव के लिए तो एक राजनीति बहुत अच्छा मंच है, आप चाहे जितना कर सकते हैं। सर ये हर लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो हो सकता है ये सोचता हूँ कि मैं बंधन में बन जाऊंगा वहाँ किसी दूसरे का अधीन रह करके। ये जो एक उन्मत्त पक्षी गगन में उड़ते हैं तो वो पंख में वहाँ जाकर के हो सकता है मेरे पंख बन जाए। रिटायरमेंट कब है आपकी? मेरी सर 31 अक्टूबर 2029 को। 2029 में जी। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाने की इच्छा है आपकी? जी बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद की, क्या प्लान है आपकी? सर बाद में प्लान बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, वो तो प्लान ऑलरेडी चल ही रही है और मैं उस कार्य में लगा हुआ हूँ। तो मतलब किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे? जी नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप किसी बड़ी सामाजिक संस्था से जुड़ेंगे या खुद की संस्था का निर्माण करेंगे? सर पहले तो मैं ये बताऊं कि बड़ी संस्था की आपने बात कर ही थी, तो शायद भारत विकास परिषद से बड़ी संस्था कोई हो ही नहीं सकती, मानता हूँ। दूसरा, ये संस्थाएं भी काम करने का अपना अपना माध्यम होता है, तरीका होता है, ये भी छोटी नहीं है। और गोचवाल प्रवासी सोसाइटी के अंदर जो लोग हम काम कर रहे हैं मिलजुल करके, मैं तो ये भी मानता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि गांव में मेजर जनरल जिनका लोगों ने ये नहीं पता था कि हमारे गांव में इस पोस्ट पे भी लोग हैं, और वो जब यहाँ आते हैं और उस पद की गरिमा को भूल करके जब गोचवाल बन के कार्यक्रम में बैठते हैं और हम उनसे मिलते हैं, तो इससे बड़ा आनंद आ ही नहीं सकता। जी। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मेरी महत्वाकांक्षा तो कोई नहीं है सर, बस यही जन सेवा में लगे रहे। भगवान जो है ना, उस जन सेवा का दायरा कहाँ तक है, विस्तार कहाँ तक है? सर सही माने में तो अगर देखें तो जन सेवा का कोई दायरा तो होता ही नहीं। जो जो लोगों का प्यार मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान से एक ही प्रार्थना है कि शरीर जो हो स्वस्थ रखे, और मैं इसी प्रकार से आगे आप जैसे लोगों के सहयोग से उनसे आगे बढ़ता रहे। सर जन सेवा के पीछे आदमी के कई मकसद हैं, मैं 3 पॉइंट आपके सामने कहूँगा, अब आप बताएं कि उनमें से आपका क्या मकसद है। सबसे पहला तो ये है कि जन सेवा करके, बड़े लेवल पर जन सेवा करके क्या आप सरकार से पद्मश्री या भारत रत्न जैसे अवार्ड लेना चाह रहे हैं,
या फिर क्या आप अपने परलोक को सुधारने के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, या फिर आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन सेवा कभी भी किसी प्रलोभन में नहीं होती। ठीक है। निस्वार्थ भाव से होती है, वो तो हमेशा जो है ना वो निस्वार्थ भाव से ही होती है। ठीक है। तो मैं तो ये मानता हूँ, बस मेरा उद्देश्य ये भी मैं जन सेवा ही करता रहूँ। हाँ। परलोक लोग किसने देखे? हाँ, रही हाँ। पदम श्री की, हम्म। तो कहीं न कहीं हो सकता है उसमें भी किसी अप्रोच का या कोई और का हाँ। ये आवश्यकता पड़ती हो। हाँ। तो मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप लोगों ने आप साधारण कैसे हो सकते हैं सर? आप एक इतना बड़ा स्कूल आपने समाज को समर्पित कर दिया है, सरकारी शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी आप समाज की संस्थाओं से जुड़ के समाज की बेहतरी के लिए प्रयास करने लग रहे हैं। तो साधारण आप तो हम नहीं कह सकते सर, लेकिन फिर भी चलिए, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। बस धन्यवाद सर। हाँ, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को एक संदेश अवश्य देना चाहूँगा जी। कि समाज जो है वो एक घोंसला है। ठीक है। इन सभी को अपना मानिए, जाति पाति में ना बटे, क्षेत्रवाद में ना बटे, धर्म में ना बटे, क्योंकि एक ब्लड एक पेशेंट पे चढ़ता तो वहाँ कहीं नहीं लिखा होता ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, किसी जाति विशेष का है। तो सभी मिलकर के अगर हम एक दूसरे की सेवा करें तो निसंदेह हम इस अपने जन्म को जो है ना सुधार सकते हैं। यही मेरा सभी के लिए संदेश है। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे रमेश अहलावत जी। आपने रमेश अहलावत जी के विचारों को सुना। निसंदेह कहने को तो भले ही अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आज ये एक शिक्षक हैं, लेकिन इनके सोच, इनके इरादे और इनका जो जज्बा है वो बहुत बड़ा है और उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आज ये जो समाज सेवा कर रहे हैं और जो लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए कार्य कर रहे हैं, वास्तव में हमारे देश की संस्कृति के ये एक पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे देश की संस्कृति को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं। आज निसंदेह हमें रमेश अहलावत जी जैसी शख्सियतों की ज़रूरत है, जो अपने स्वार्थ को छोड़ के ने और दूसरों के लिए कार्य करने पर लगे हुए हैं। और रमेश जी ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और आपने विचारों से अवगत करवाया और आपने इनके विचारों को सुना, हम आपके लिए भी इस चीज़ का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके आभारी हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमें ये आपको लगा हमारा ये प्रयास अच्छा है तो आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करें। इसके साथ ही रमेश जी का भी एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी भी आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है जी कि भारत लिंक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।